अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। आज हम मौजूद हैं एवेन्यू स्टूडियोज़ लाहौर में और ओरिजिनल लोकेशन पे आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं या एक नई जो जहत है, यानी फिल्मों के जो टॉप 10 का सिलसिला है उसके हवाले से आज हम जिस शख्सियत के पास बैठे हैं और उनकी टॉप 10 के हवाले से उनसे बात कर रहे हैं और ये एवेन्यू स्टूडियो में कर रहे हैं। एवेन्यू स्टूडियो में ये इंटरव्यूज़ या टॉप 10 करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जी जब आप ओरिजिनल लोकेशन देखते हैं तो आप भी याद माजी में पहुंच जाते हैं और पुराना दौर आपको याद आता है जो hमारा सुनहरा दौर था। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की आन बान शान और सबसे ज़्यादा फिल्में लिखने वाले राइटर द लेजेंड ऑफ मौला जट। अभी इनकी एक फिल्म सुपर डुपर हिट कामयाबी हासिल कर चुकी है जिसने तमाम कामयाबी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, यानी 300 करोड़ से ऊपर बिजनेस करने वाली ये पाकिस्तान की वाहिद फिल्म है। इनके क्रेडिट पर बेशुमार कामयाब फिल्में हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा फिल्में लिखने का इनका एक रिकॉर्ड है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में लिखने वाले राइटर हैं जनाब नासिर अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आज का ये जो प्रोग्राम है ये आपकी फिल्मों के टॉप 10 के हवाले से है। गो के 414 के करीब आपकी फिल्में हैं, उसमें से सिलेक्शन करना ही बेहद मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आपके नज़दीक कौन कौन सी फिल्में जो हैं वो इस टॉप 10 के पायदान पे हैं? तो हमारे नाजरीन को आप ये बताइए कि आपकी फिल्मों में से आपको नंबर 10 पे आपको क्या लगता है कि नंबर 10 पे कौन सी फिल्म आनी चाहिए? बड़ा ही मुश्किल सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसका असली जवाब तो अगर आप पूछना चाहें तो आवाम में घुस जाएं, क्योंकि आवाम ने ये इज्जत दी, आवाम इसे देखते हैं, आवाम ही पसंद करते हैं, वही रेटिंग बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम फिल्में जो है अपनी कामयाबी भी हमें मिलती है। अब देखिए, मेरी फिल्म शेर खां थी, वो 3 साल चली। फिल्म मौला जट एक सलमे में 2 साल चली। जानवरियाम में एक सलमे में 2 साल चली। बेशुमार रिकॉर्ड ब्रेक कर ये फिल्में हैं। लेकिन मुझे आप अगर ये कहें कि इनको मैं नंबरिंग दूँ तो ये मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब मेरी औलाद हैं, ये मेरे बच्चे हैं। और ये ऐसे ही किसी माँ से आप पूछें कि आपके 12 बच्चे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा बच्चा पसंद है, तो वो अगर उसको है भी, यकीनन कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ के या बाप से ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन वो बता इसलिए नहीं पाते कि इससे बाकी बच्चों का दिल टूट जाएगा। अब मेरे बच्चों में फ़र्क ये है कि ये बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी भी कर लूँगा तो चल जाएगी। मेरे हिसाब से जो 10 नंबरों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें नंबर पर मेरी जो सबसे पसंदीदा फिल्म है वो मेरे नाजरीन भी परेशान हो जाएंगे और हैरान भी होंगे, लेकिन उसकी मेरे पास एक वजह है कि मेरे हिसाब से टॉप 10 में 10वें नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। द लेजेंड ऑफ मौला जट। वजह ये है कि बेशक वो फिल्म बहुत चली और मैंने अल्लाह से दुआ की थी और मैंने बिलाल शारी से कहा था कि अगर ये फिल्म पाकिस्तान में 100 करोड़ नहीं करती तो ये फेल है। उसने कहा ये मुमकिन नहीं है, हाँ बाहर का सारा मिला के हो सकता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस फिल्म ने सिर्फ क्यू सिनेमे में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिजनेस किया और वो फिल्म आज तक, यानी 2.25 साल हो गया वो फिल्म चल रही है और ये वाहिद फिल्म है पाकिस्तान की, जिसलिए मैंने इसको 10वें नंबर पर रखा। क्यों रखा उसकी वजह बाद में बताता हूँ कि ये वो फिल्म है जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और इंडिया में शनाख्त करवाई। उन फिल्म मेकर्स को भी पता चला कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा वजूद है, वहाँ ऐसे ब्रेन हैं जो ऐसी फिल्म बना सकते हैं। 18 करोड़ रुपए के हिंदुस्तानी की ये फिल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट। और जिन फिल्मों को इसने शिकस्त की वो कोई 2 अरब की थी, कोई 3 अरब की थी, कोई 4 अरब की थी। उनके रिकॉर्ड भी ब्रेक किए और उनके सामने उतर भी गई। और वो आज भी मुझे वहाँ से जब फ़ोन आते हैं मुख्तलिफ लोगों के, क्योंकि मैं इंडिया की फिल्में भी लिख रहा हूँ, तो वहाँ के डायरेक्टर के और प्रोड्यूसर कहते हैं नासिर साहब
यहाँ सारे फिल्म मेकर सारे जोड़ के ये सोच रहे हैं कि यार 18 करोड़ रुपए में हमारी लोकल फिल्म नहीं बनती। नहीं बनती। 18 करोड़ हमारे पैसों की फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट बनाकर उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और हमें शर्मसार कर दिया हमारी फिल्मों को। उसमें क्या था? तो बहरहाल उस फिल्म ने जो शनाख्त दी मुझे भी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, उसके लिए मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है कि पहले हमारा नाम हिंदुस्तान तक था, आज हमारा नाम पूरे यूरोप में घूमता है, कनाडा में, अमेरिका में। वहाँ से मुझे फ़ोन आते हैं, मुझे मेरा खून सैरों बढ़ जाता है, खुशी होती है। तो इसको मैंने 10वां नंबर क्यों दिया? हालांकि इसने बेपनाह काम किया, सिर्फ इसलिए दिया कि ये चेन थी, बुनियाद थी, बुनियाद इसकी मौला जट थी। ठीक है, तो मौला जट को ये यहाँ इसको आना ये वजह थी। अगर ये मेरी पहली फिल्म होती लेजेंड ऑफ मौला जट तो ये नंबर 1 होती। चल, बहुत अच्छे आपने वजह बताई। अब चलते हैं हम अगले पायदान पे, यानी नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे आप क्या समझते हैं कि आपकी कौन सी फिल्म होनी चाहिए? नंबर 9 पे इस वक्त मेरे सामने 3 फिल्में हैं। इंटरनेशनल लुटेरे, आलमी गुंडे और इंटरनेशनल गोरिल्ले। ये वजह क्या है कि ये तीनों फिल्में बेसिकली एक आलमी सिस्टम के खिलाफ थी, एक आलमी सोच के साथ इनकी टक्कर थी। आप आलमी गुंडे को आज चला कर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, जो आज अमेरिका, इसराइल और पूरी दुनिया कर रही है, आपको ऐसा लगेगा कि ये 92 में मैंने आलमी गुंडे में बयान कर दिया था। अच्छा जी। इंटरनेशनल लुटेरे देखेंगे तो उसमें आपको फिर वही सोच नज़र आएगी जिस सोच ने पाकिस्तान के किसी लीडर की, किसी आदमी की सोच जो है वो ओरिजिनल नहीं रहने दी। उसमें इवन के लिखारियों की सोच भी जो है वो बदल गई, प्लांटेड सोच ने जगह ले ली। तो लेकिन एक तीसरी फिल्म इंटरनेशनल गोरिल्ले, ये मैं इसको 9th नंबर पे ले रहा हूँ आलमी गुंडे के मुकाबले में और इंटरनेशनल लुटेरे के मुकाबले में, कि इस फिल्म में मैंने एक सातवें रसूल का अंजाम दिखाया था। ये फिल्म थी सलमान रुश्दी के खिलाफ, जिसने कलाम पाक की आयत को भी तंज किया था और चेंज किया था, और जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी उंगली उठाई थी। तो मैंने अपनी पब्लिक को, और ये चैलेंज था मेरे लिए, जब सजाद गुल साहब ने मुख्तलिफ राइटरों को लिया, वो उन्होंने ये कह कर इनकार कर दिया कि ये करैक्टर ज़िंदा है और ये लंदन में है, सारी दुनिया को पता है, और वहाँ की जो एजेंसियाँ वो उसकी हिफाजत करती हैं, तो उसका हम एंड नहीं दिखा सकते। तो जब विलन का एंड नहीं है तो पब्लिक मानेगी नहीं। तो सजाद साहब ने मुझे बुलाया, मैंने सजाद साहब से कहा, सजाद साहब मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूँ, और मैंने इस चैलेंज को कबूल किया। मैंने फिल्म लिखी इंटरनेशनल गोरिल्ले और पब्लिक ने माना, और मैंने विलन को गुस्से की मौत मारा और पब्लिक ने कहा कि बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैं इस फिल्म को 9वें नंबर पे ले रहा हूँ कि ये मेरी बख्शिश का ज़रिया भी हो सकता है कि मैंने अपने आका नामदार के एक गुस्ताख को उसका अंजाम तक पहुँचाया। मैंने जो लोग नहीं जानते थे उनको भी बताया, ये भी बताया कि हमारे आका की शान क्या है और हमें उनका जिक्र कैसे करना चाहिए, बल्कि बगैर कोई नाम नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए 9 नंबर पर मैं इंटरनेशनल। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो जान मोहम्मद साहब थे, और जान मोहम्मद साहब ने आपके ख्याल में इस फिल्म को कैसा पिक्चराइज किया? जैसा आपने लिखा था, जो आप चाहते थे, उसी तरह से फ्रेम टू फ्रेम? ये जान मोहम्मद साहब जो थे ना, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। जान मोहम्मद और हैदर चौधरी साहब का फिल्म मेकिंग का तरीका, डायरेक्शन का एक ही था। ऐसा लगता है दोनों एक उस्ताद के शागिर्द थे, लेकिन दोनों में एक गड़बड़ थी, इसलिए एक उस्ताद के शागिर्द रखते थे। वो इस दुनिया से चले गए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तारीख अपनी जगह पर एक हकीकत रखती है। जान मोहम्मद जुमन साहब ने ज़िंदगी में जो भी फिल्में बनाई और हैदर चौधरी साहब ने जो फिल्में बनाई वो काफ़ी बनाई। अच्छा। वो इंडियन फिल्म लेते थे, उसको तोड़ मोड़ के, जलील अफगानी उनके पास होता था तो वो बनाते थे। हैदर चौधरी साहब की भी ज़िंदगी में 2 ही फिल्में ओरिजिनल है, वो दोनों मेरी लिखी है। उसमें एक का नाम था कीमत और एक का नाम था चोर सिपाही। जान मोहम्मद जुमन साहब ने भी ज़िंदगी में 2 ओरिजिनल फिल्में बनाई और दोनों मेरी हैं। एक का नाम था कुड़ियों को डाले दाना और एक का नाम था इंटरनेशनल गोरिल्ले। वो बेहतरीन डायरेक्टर थे, और मुझे वो फौत हो गए,
वरना मेरा उनका सफ़र जो था वो चल पड़ा था। और वो एक ये नहीं कि वे ओरिजिनल फिल्म को बना नहीं सकते, फिर उन्हें कुड़ियों को डाले दाना और इंटरनेशनल गुरिल्ले बनाकर ये साबित कर दिया कि उसको स्क्रिप्ट पर कितना अबूर हासिल है और वो कितनी अच्छी ट्रैकिंग करते हैं और वो कितने अच्छे डायरेक्टर हैं। हम इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब हमें आप ये बताएं और हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि नंबर 8 यानी 8वें नंबर पे कौन सी फिल्म आपके ख्याल में होनी चाहिए? देखें जी, जब मैं अपनी फिल्मों पर नज़र डालता हूँ तो 8वें नंबर पर होनी चाहिए एम ए रशीद साहब की फिल्म कातिल की तलाश। एक और भी फिल्म है जो 8वें नंबर पर होनी चाहिए और वो फिल्म है दारा बलोच, मसूद भट्ट डायरेक्टर। लेकिन मैं मसूद भट्ट साहब की फिल्म को 8वें नंबर पर ले रहा हूँ। उस फिल्म का नाम है ख़ानदान, और इसलिए ले रहा हूँ कि ख़ानदान वो फिल्म थी जिसमें पहली बार मैंने अपने अवाम को ये बताया था कि डिश जो है ये कितनी ख़तरनाक है नई नस्ल के लिए, कि डिश को हम बेडरूम में लेकर आए और वो बेहयाई जिससे हम बच्चों को दूर रखना चाहते थे वो हमारी डिश की सूरत में हमारे बेडरूम में आ गई। उस वक्त इस बात को लोगों ने बेपना अप्रिशिएट किया और वो डिश जो थी वो अदालत में लेकर विलन आता है सर पर उठाकर कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क की नई नस्ल बर्बाद न हो तो इस डिश को बंद कर दे। खैर डिश तो बेकार होगी, अब वो मोबाइल आ गया है और वो काम जो डिश करती थी वो अब मोबाइल के जरिए होना शुरू हो गया है। तो अब मोबाइल को तो बंद नहीं कर सकते, ये अब कैसे बंद होगा या कैसे होगा ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन उस वक्त वो पैगाम आपका लोगों ने पसंद किया, पैगाम लोगों तक मैंने पहुंचाया और आप यकीन करें कि बेशुमार लोगों ने अपने घरों की डिशें बंद कर दी। और ख़ानदान की कास्ट में कौन था? मेरे ख्याल में बेग साहब थे, हुमायूं कुरैशी था और सुल्तान राय थे और कोई और भी था। चार उस वक्त तो चार हीरो होती थी और मल्टी कास्ट फिल्म बनती थी। शेख अकरम साहब इसके प्रोड्यूसर थे और ये कामयाब फिल्म थी, इंतहाई सुपर फिल्म। आपके हिसाब से, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आपकी 7वें नंबर पे कौन सी फिल्म होनी चाहिए? मेरे ख्याल में फिर मैं वही बात करूंगा 7वें नंबर पर जब मैं सोचता हूँ कि कौन सी फिल्म हो चाहिए थे। एक फिल्म आती है मेरे सामने कुर्सी और कानून, उसके डायरेक्टर भी मसूद भट्ट थे। उसमें मैंने ये बताया था इस माशरे के अंदर कि कुर्सी पर बैठने के बाद इंसान का किरदार कितना बदल जाता है और कुर्सी पर बैठने के बाद हर इंसान कानून से बालातर इस मुल्क में क्यों हो जाता है। कानून सिर्फ ज़मीन पर बैठने वाले और ज़मीन पर चलने वाले लोगों को रह गया है। गाड़ियों में तेज़ रफ्तार और बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग, कुर्सियों पर बैठे हुए लोग इस मुल्क में कानून से बालातर है। ये मैंने कुर्सी और कानून में बताया था, लेकिन उसको मैं नहीं ले रहा 7वें नंबर पर। मैं एक ऐसी फिल्म को 7वें नंबर पर ले रहा हूँ जिसमें मैंने पूरी सोसाइटी को इसी बात को हाई लेवल पर मैंने डिस्कस किया था। वो फिल्म थी मैडम रानी। उसके डायरेक्टर भी मसूद भट्ट थे, नदीम साहब थे और अंजुमन ने किरदार किया था उसमें मैडम रानी का। और ये मैडम रानी का नाम सुना है कि पहले जनरल रानी था जी, लेकिन उसके बाद इस पर एतराज़ हुआ। फिर मुझे ब्रिगेडियर साहब ने बुलाया और उन्होंने स्क्रिप्ट मांगा मेरे से। वो स्क्रिप्ट मैंने उनको दिया तो उन्होंने कहा कि इसमें ये पोर्शन जो है ये निकाल दें। तो वो जो पोर्शन थे आर्मी से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखते थे, तो मैंने भी यही मुनासिब समझा कि पाकिस्तान आर्मी को हमें कि देखें किसी भी महकमे में कि एक आदमी ख़राब भी हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं था कि पूरा महकमा ख़राब हो। हम उस पूरे महकमे को जलील नहीं कर सकते। लिहाजा मैंने सिर्फ एक किरदार को ले लिया और पाकिस्तान आर्मी को उससे निकाल दिया, क्योंकि उसमें पाकिस्तान आर्मी का बाकी कसूर भी नहीं था। तो लेकिन उसमें कुछ किरदार पाकिस्तान आर्मी से जुड़े हुए थे, तो उनको मैंने लिया और वो फिल्म मैंने बनाई। और उस फिल्म में मैंने लोगों को सिर्फ यही बताया था कि जो मैसेज दिया था पब्लिक को कि देखें कानून होगा, कानून पर अमल होगा तो कौम रहेगी। मुझे याद है कि दूसरी जंग अजीम में उड़न बम हर रोज़ 100 अटैक करते थे, लंदन के ऊपर बमबारी करते थे। आधे से ज़्यादा लंदन जो था वो खंडर हो गया। तो पार्लियामेंट के हंगामी इजलास में चर्चिल जो है तकरीर करके बाहर है तो अखबार ने इसने घेर लिया। तो सारे अखबार ने इसने एक ही सवाल
कहा कि मिस्टर चर्चिल क्या लंदन बच जाएगा? तो उन्होंने आगे उनसे सवाल किया। उनका मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अदालतों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है? उन्होंने कहा ये मिल रहा है। उसने कहा लंदन नहीं मिल सकता। तो मेरा ईमान है कि हमारे आज मुल्क में क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? हमारे मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कहता है लीडर ख़राब है, कोई कहता है आर्मी को मसला है, कोई कहता है इधर का मसला है। किसी का कोई मसला नहीं। पाकिस्तान आर्मी भी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मुआफ़, पाकिस्तान लीडर भी पाकिस्तान के, वो भी पाकिस्तान के मुआफ़ है, वो पाकिस्तान के गद्दार नहीं है। उनमें अपनी अपनी आइडियालॉजी का डिफरेंस हो सकता है। इमरान खान का अलग होगा, शहबाज शरीफ का अलग होगा, नवाज शरीफ का अलग होगा, मौलाना फजल रहमान का अलग होगा। लेकिन वो जैसे आप यूँ समझ लें कि मुसलमान है, कोई 1:30 बजे जुमा पढ़ता है, कोई 1 बजे पढ़ता है, कोई 2:30 बजे पढ़ता है, कोई 3:30 बजे पढ़ता है, लेकिन सारे जुमा पढ़ते हैं अल्लाह के सामने झुक के। कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है, कोई हाथ बांध के पढ़ता है, कोई सीने पे हाथ रख के पढ़ता है, लेकिन पढ़ता तो अल्लाह को सामने कर रख के ना। तो इसी तरह ये लीडर जो हैं, जिनके इख्तलाफात नज़रियाती हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे पाकिस्तान के वफादार हैं और पाकिस्तान के लिए ही जीते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अदालतों में इंसाफ लेंगे बस। और जिस दिन पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हो जाएंगी, जब वो अश्तर नखी बन जाएंगी कि खुद हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने काजी मुकर्रर किया उनको, और एक यहूदी ने केस कर दिया कि ये उनके पास ज़िला है वो मेरी है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह को मैसेज भेज के आओ। अब यहाँ तो देखे ले इस्तिस्ना है, सदर पाकिस्तान के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म के साथ नहीं कर सकते। यार ये बातें इंसाफ के मुनाफी हैं। अब एक वज़ीर आज़म का मर्डर कर देते तो क्या नहीं बुला सकते? क्यों नहीं बुला सकते भाई? कानून सब के लिए है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह को अदालत में बुला ली, मस्जिद में वो चले गए। उन्होंने कहा भाई ये यहूदी कहता है जरा मेरी है। उन्होंने कहा नहीं ये मेरी है। फरमाया आपके पास इसका कोई गवाह है? उसने कहा जी हाँ। कौन? उसने कहा हसन मेरा बेटा। उसने कहा सारी बाप के हक में बेटी की गवाही अदालत नहीं मानती, जरा यहूदी को दे दी। यहूदी मुसलमान हो गया ये इंसाफ देकर। ये इंसाफ चाहिए हमें कि हम इंसाफ देखें तो जिनके दिलों में कुफ्र है भी पाकिस्तान के लिए, वो खुद ब खुद निकल जाएगा। वो मैंने एक जुमला लिखा था, वो संसद ने काट दिया था, आप ना काट लेना। मैंने कहा था अगर आप इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर हो और इसका नाम और ताकतवर हो, तो सिर्फ एक काम कर दे, पटवारी के लिए और जरदारी के लिए हथकड़ी एक होनी चाहिए। वाह वाह। यानी और मैडम रानी की यही थी। और मैडम रानी सुपर हिट एक होश के नाखून लो बेग, तुम्हारे पिस्तौल की गोली चली तो इसकी गूंज असेंबली तक जाएगी। उठाओ अपना मोबाइल फोन, सारे शहरों और इस्लामाबाद के नंबरों को मिलाकर जिस जिसको बताना और बुलाना चाहो बुला भी लो, और बता भी दो कि मैं अदालत के फैसले के तहत इस बदकार और बदचलन को गोली से उड़ाने लगा हूं। क्या ये सब कुछ मेरी मौजूदगी में होगा? अब बोलो, हम सिर्फ मुअज़्ज़ज़ मेंबर ही नहीं, शहरी भी हैं। जानता हूं, अगर कुत्ता किसी हादसे के तहत मस्जिद में पहुंच भी जाए तो फिर भी वो नजिस और नापाक ही रहता है। विपत से कहो कि अपना सामान इकट्ठा कर ले, मैं सन 47 की कोई गढ़ ढूंढ कर लाता हूं। कभी वाघा से इस पार आए थे, आज दुनिया के उस पार जाएंगे। ये वो मुल्क नहीं है मां जिसके लिए हम लुटा हुआ काफिला लेकर यहां पहुंचे थे। अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालें तो तारीख का एक वाकया आपको जरूर याद आएगा। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने रात के 3:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन किया था तो पता चला कि वो सो रहे हैं, और उसी वक्त जब उन्होंने हमारे कायद को फोन किया तो पता चला कि वो जाग रहे हैं। तो माउंटबेटन ने पूछा, क्या वजह है कायद, इतनी रात गए तक तुम जाग रहे हो जबकि नेहरू सो रहा है? तो मेरे कायद का जवाब था कि उसकी कौम जाग रही है, इसलिए वो
सो सकता है, मेरी कौम सो रही है, इसलिए मुझे जागना होगा। लेकिन आज मेरा कायद भी अपनी कब्र में सो रहा है और मेरी कौम भी सो चुकी है। मैं अपनी कायद की लाश को अपने कंधों पर उठाकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता हूं, योर ऑनर, ताकि जहां भी मुझे मेरे कायद का पाकिस्तान नजर आए, मैं उन्हें वही दफन कर दूं, क्योंकि खुदा की कसम ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है, योर ऑनर। ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है, नहीं है ये मेरे कायद का पाकिस्तान। अगर ये पाकिस्तान है तो बाखुदा ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, योर ऑनर, हमारा पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि मैंने कायद के मजार से उठने वाली आवाज को सुना है, जो कह रही थी कि कह दो अपनी कौम से या इस मुल्क को बेच डाले या फिर इसे बचा ले, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, योर ऑनर, ये हमारा पाकिस्तान नहीं है। नंबर 6 पे, यानी नंबर 6 पे आपके हिसाब से कौन सी फिल्म है जो नंबर 6 पे आनी चाहिए? देखिए जी, नंबर 6 पे मेरी 3 फिल्में हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे नंबर 6 पे हो, लेकिन आप कहेंगे कि एक हो। एक फिल्म थी, हसन अस्की साहब डायरेक्टर थे, उस फिल्म का नाम था आखिरी मैदान। वो फिल्म देखने के बाद एक डायरेक्टर हैं शहजाद रफ़ीक, उन्होंने मुझे कहा था कि यार मुझे ऐसे लगा जैसे किसी मैक्सिम गोर्की की, दस्तोवस्की की, किसी मैक्सिको या मॉस्को के किसी अजीम राइटर की फिल्म है और उसे हसन अस्की ने बनाया, तो ऐसे लगता है कि वो जो एक है ना, वो किस मसला रोटी का था, क्या सबके लिए रोटी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा यार मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है, वो पता नहीं आजकल मिलती है नेट पे या नहीं। एक आखिरी मैदान और एक मेरी फिल्म के साथ कहा तो वो थी, वो अभी हसन अस्की की, उसके डायरेक्टर, उसका नाम था जीने की सज़ा। जीने की सज़ा। उसमें भी जो सिस्टम था जिसमें वो लोग जी रहे थे, वो सिस्टम ऐसा नहीं था जिसमें कोई इंसान ऐसे से जी सके, उसमें ये बात की थी। लेकिन मैं दोनों फिल्मों को नजराज करके मैं लाता हूँ काले चोर। काले चोर एक भी एक जुर्म सुपर हिट फिल्म। 24 घंटे, इंसाफ 8 घंटे। अदालतें 9 बजे खुलती थी, सर 2 बजे बंद होने के बाद आप रिलीफ नहीं ले सकते थे। तो मैंने उस फिल्म को लिखा जिसमें मैंने साबित किया कि जुर्म जो है 24 घंटे, इंसाफ 8 घंटे है। और फिर एक वक्त आता है कि वो हीरो जाता है इंसाफ लेने, तो कहते हैं अगले दिन आना 9 बजे। वो चला जाता है, उसकी बेटी की बारात आती है, वो मर जाता है और बेटी भी मर जाती है, बर्बाद हो जाता है उसका घर। लेकिन एक वक्त आता है फिर उसी जज की अपने घर में शादी होती है और फिर जब उस पर केस बनता है वो भाग के जाता है अदालत में, ताला लगा हुआ है, वो खोलता है, उसके पास इख्तियार होते हैं, वो नौकर से खोल दो, खोल देता है। जब अंदर जाता है तो सामने वही हीरो बैठा होता है, उसका बेटा। कहता है जज साहब अदालतें तो कल 9 बजे खुलेंगी, इंसाफ आपको कल 9 बजे मिलेगा। ये इस मुल्क का सिस्टम आपको बदलना होगा। अगर जुर्म 24 घंटे तो इंसाफ भी 8 घंटे होना चाहिए। मुझे ये फ़ख्र है और ये मेरा आज़ाद है जो मेरे रब ने अता किया कि इस फिल्म को देखने के बाद चीफ जस्टिस ने ऑर्डर कर दिया कि 24 घंटे एक अदालत का एहलकार होना चाहिए पब्लिक को रिलीफ देने के लिए। अब आप रात के 2 बजे भी जाकर जमानत करवा सकते हैं। जी हाँ, अभी कुछ केसेस ऐसे पाकिस्तान में आए 91 से कि जी वो 91 में काले चोर रिलीज हुई, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें। 91 में ये ऑर्डर हुए, उस वक्त से लेकर आज तक आपको 24 घंटे रिलीफ मिल सकता है। अगले दिन 9 बजे आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने काले चोर को इस यानी नंबर 6 पे आपकी फिल्म काले चोर है और ये भी एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। अब हम टॉप 5 की तरफ आ गए, तो आपकी हिसाब से आप क्या समझते हैं कि 5वें नंबर पे आपकी कौन सी फिल्म होनी चाहिए? पाँचवें नंबर पर जब मैं फिल्म को देखता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी फिल्में आती हैं। उसमें एक फिल्म मैंने लिखी थी नसीब, एम रशीद साहब डायरेक्टर से।
और उस नसीब में भी मैंने यही बताया था कि इंसान जो है अपने नसीब खुद बनाता है, लोग नहीं बनाने देते। अगर किसी लोगों के पास पे आप जीते हैं उनके मुताबिक अगर ज़िंदगी बसार करने शुरू करें, वो शायद आपको जीने में ले, आपके तन पे कपड़े भी उतार लें, तो आपको वो हिम्मत करनी पड़ती है। क्योंकि इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जिसका अज़ल से शैतान दुश्मन है। तो दूसरी फिल्म जो इस मौजू पे मुझे नज़र आती है वो चिराग बाली फिल्म थी मसूद भट्ट की। वो भी एक इंसान था जिसके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी। शरीफ इंसान, फौजी था, एक मुल्क का मुहाफ़िज़, पहरा देने वाला। तो उसका अपना घर महफूज कर दिया गया वो शैतान, और उसने फिर बदला लिया और इंतकाह का बदला लिया, और आखिरकार वो मर गया। जैसे कि कोई भी जो कानून से बालातर हो जाने की कोशिश करता है मर जाता है। तो लेकिन मैं इस नंबर पर 5 पे लेके आता हूँ फिल्म अपनी इंसानियत के दुश्मन। इंसानियत दुश्मन 1990 की ये वो फिल्म थी जिसने तमाम हिस्ट्री ब्रेक कर दी थी, रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जी। उसमें भी बेग साहब थे, उसमें भी अंजुमन थी, सुल्तान राय साहब भी थे, नीली भी थी, और देखें वक्त की सुपरस्टार थी अंजुमन। और पूरी फिल्म में उसको एक गाना नहीं था। जितने ब्रोकर थे उन्होंने प्रोड्यूसर को मजबूर किया कि वक्त की हीरोइन है, लोग उसका गाना देखना चाहते, उसका गाना डालें। तो हसनैन साहब डायरेक्टर थे। मैंने हसनैन साहब से कहा, मैंने कहा हसनैन साहब मुझे मजबूर न करना, इस फिल्म में अगर ये गाना गाएगी तो ये ज़ीरो हो जाएगी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरा साथ दिया। और नेगेटिव उसका किरदार था, यह नेगेटिव किरदार था। और अल्लाह तारिक मलिक साहब को भी ज़िंदगी दे कि उसको बड़ी सेंस थी। उसने कहा नहीं, नासिर साहब ने जो सोचा है और जो हसनैन साहब का ये गाना नहीं होगा, मेरी फिल्म फेल होती होने दो। लेकिन क्या वो फिर अंजुमन ने रोल किया और क्या उस फिल्म ने बिजनेस किया, और वो उसमें इंसानियत के जो दुश्मन थे मैंने मजबूरी तौर पर ओवरऑल नंगे कर दिए, और लोगों को जो मैसेज दिया वो आपके सामने। और हर किरदार के पीछे उसकी जो खासियत थी, जो मैंने हर किरदार के पीछे एक और किरदार निकल आता है, उसके पीछे एक और किरदार निकल आता है। उसमें इजहार काजी साहब भी थे, बहुत सारे उसमें थे। तो आपकी ये जो है वो 5वें नंबर पे फिल्म थी इंसानियत के दुश्मन। हम आगे बढ़ते हैं सर नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे आपकी कौन सी फिल्म होनी चाहिए? नंबर 4 पे सर वही फिल्म जिसको सनी देओल ने कहा था कि मुझसे किसी पूछा था, नादिया उन्हें प्रोग्राम में बुलाया था उसको, किसी प्रोग्राम में उन्होंने पूछा जी आपको अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा फिल्म पसंद है वो कौन सी है? तो उसने ना अपनी घायल का नाम लिया, ना उसने घातक का नाम लिया, ना उसने सिद्धि का नाम लिया, उसने कहा मौला जट। तो उसने कहा जी क्यों? उसने कहा वो पंजाबी फिल्मों का संगमील है। तो पंजाबी फिल्म वो थी, वो मौला जट। वो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि उस फिल्म ने पहली बार लोगों को ये बताया कि पंजाबी में मकालमा क्या होता है, और पहली फिल्म थी जिसके डायलॉग लोगों को ज़ुबानी याद। मुझे याद नहीं है फिल्म, आप यकीन करें मेरे जो चाहने वाले हैं, किसी ने 100 दफ़ा देखी है, किसी ने 150 देखी है। एक दफ़ा मुझे एक आदमी का फ़ोन आया, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसने कहा नासिर साहब मैंने आपकी फ़िल्म आज फिर देखी है, 346वीं बार मैंने देखी है पूरी मौला जट। मुशाहिद हुसैन सैयद के भाई हैं मवाहिद हुसैन सैयद, अमेरिका में होते हैं। उनको पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक मौला जट ज़ुबानी याद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि पंजाबी में मकालमे, और आज वो मास कम्युनिकेशन ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है वो मेरी फिल्म, और लोगों को दिखाई जाती है स्क्रीन पे क्या होता है, डायलॉग कैसे लिखा जाता है। और वो फिल्म के जिसको एक मकालमा सुनने के बाद असर निसार ने कहा था कि यार मैं नासिर अदीब साहब से मिलना चाहता हूँ। उनके पास प्रोड्यूसर गए ना, यार नासिर निसार साहब यहाँ लिख रहे थे वो इसकी फिल्म अक्स पे रख के रक्स पे अक्स कोई अमजद मियाँ फरजान के बेटे की वो लिख रहे थे, जो बनाते हैं चलाते हैं ना वो क्या उसको कहते हैं, सर्कस, लकी रानी सर्कस। उस पर उन्होंने एक सीरियल लिखी थी।
वहाँ वो लिख रहे थे, तो मुझे किसी आदमी ने बताया कि जी आज वहाँ सरोवर भट्टी साहब आए और उन्होंने हसन निसार साहब से कहा कि आप जो है मेरे लिए फ़िल्म देखिए, मेरी ख्वाहिश है पंजाबी की। तो उसने कहा कि यार मुझे ये बताओ नासिर की जिंदा मर गया? कहने लगा नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जिंदा है। कहता उनके होते आप मेरे पास क्यों आए, जाए चले जाए, मैं नहीं लिखूँगा। मुझे ये किसी आदमी ने बात बताई तो मुझे हसन निसार साहब से मिलने का शौक़ पैदा हुआ। मैं फिर उनके पास गया, हसन निसार साहब के पास। वो अमजद फरजान के घर में दावत थी, रात को सारी इंडस्ट्री जमा थी, तो वहाँ वो भी, तो मैं भी चला गया। तो मैं पूछते पूछते पहुँचा, वो चावल खा रहे थे। तो मैंने कहा जी आप हसन निसार साहब हैं? कहते हाँ। मैंने कहा जी मैं नासिर अदीब, मैं आपको मिल रहा हूँ। मैंने ये बात सुनी है। कहता यार मैंने कोई एहसान नहीं किया नासिर अदीब, मैंने मौला जट के डायलॉग, मैं मौला जट देख रहा था कि डायलॉग मैंने सुना। कहता वो जेलर पूछता है, कहता है नूरी तुस जिंद च की चाहना है? कहता कसल होना चाहना। ए जुड़िया पिंडा बखो बख बेखला। कहता यार ए जुड़िया पिंडा बखो बख, ये बात आज तक किसी ने सोची नहीं, ये अप्रोच ही नहीं किसी के पास। ये डायलॉग इस तरह भी हो सकता था ना, मेरे जिसमें टोटे टोटे कर देते। जुड़िया पिंडा बखो बख बेखना चाहना, क्या बात, आप महान है। मैं आपको बता दूं बड़ी उल्टी, ये एक बड़े आदमी की बड़ी बात, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि मैंने मौला जट लिखी। तो वो वैसे बड़े मेरे मुख्तलिफ हैं। पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया उन्होंने, तो वो बोल रहे थे बड़ा, तो अगर बोलते बोलते कहने लगे कि जाओ उनसे कहो कि यार नासिर अदीब से कोई अच्छे से मकालमे लिखा कर ले आओ ताकि तुम अच्छी तरह बोल सको। तो ये मौला जट करते रहते हैं कि मौला जट का नाम आते ही लोगों को डायलॉग याद आते हैं। और आपके लिखे जो डायलॉग्स थे वो मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राय साहब ने वो खूब अदा किए। और चकोरी ने। मैं कहता हूँ जी देखिए ये बात क्या है, जो मैं जो कहता हूँ इसमें ना मेरा कमाल है, ना यूनुस मलिक का कमाल है, ना सरोवर भट्टी का कमाल है। बात यह है कि जब मेरे मालिक ने किसी को इज्जत देनी होती है तो वो हर एक की सोच को सीधा कर देता है। मुझे उसने सोच दी, मैंने बेहतरीन मकालमे लिख दिए। यूनुस मलिक को सोच दी, उसने बेहतरीन फ्रेमिंग कर दी। सरोवर भट्टी को सोच दी, उसने मौला जट बना ली। एक्टर ने फिर बोले इस तरीके से कि अमर हो गया। क्या बात, यानी मौला जट आज भी दुनिया भर में अक्सर डिस्कस की जाती है और इसका सबूत यह है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट दोबारा बनाई गई। कतल होना चाहना वा ए जुड़िया पिंडा वक्खो वक्ख वेखना चाहना वा। जेलर साहब किसे नू कहो इस तौर दा बल कदे आखिर धरती नत दे लहू दा रंग कदों वेखेगी। तू मैनू अपने पिंड दा ना दस वे, जे ओदा जनाजा तेरे पिंड लेके ना अपना ते मैनू नतनी ना मन्नी। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना, रब दे बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता। किधरे भुलेखे च नूरी नत नू पेच के ओदा खाक ना करा लेनी। गज दे बड़े ने पर बस दा कोई नहीं, बस पिया ते नक नक डूब जाएगा। ओए जी ते करदा है तैनू अपना दुश्मन मन लवा, ते फिर अज मैं एक तेरे तो भी बड़े बदबख्त वाल जा रहा। जिंदगी रही ते फिर मिलांगे, फिर मिले ते नस्ल दा बाना सोच के आई। सर आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 यानी आपकी जो टॉप 10 फिल्में हैं और आप क्या समझते हैं कि उसमें नंबर 3 पे कौन सी फिल्म आनी चाहिए? ओनली वन फिल्म, नंबर 3 के और किसी फिल्म का मैं नाम नहीं लूँगा। वो फिल्म वो है कि मैं इन्हें एक कहानी लिखी। लोग कहते थे यार कोई नई बात करो, नई बात करते थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने एक प्रोड्यूसर को कहानी सुनाई, उसने कहा बहुत अच्छी है, क्या बात है, लेकिन ये मैं बनाऊँगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बनाओगे? उसने कहा यार ये सनसनी नहीं होगी। अच्छा, मैंने कहा छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे को सुनाई, तीसरे को सुनाई, चौथे को सुनाई। बख्शिलाई गाबा अभी जिंदा है, उन्होंने मुझे बुलाया, कहना ना साहब यार है पुलिस कानून जेल ये वो सो हटके को कहानी सुनाओ। मैं क्या बढ़ाओगे कि ना बढ़ाऊँगा। मैं कहानी सुनाई,
कहना माशाल्लाह बहुत अच्छी कहानी है, काश सेंसर होंगी मैं बनाता। मैं कहा जी मैं गारंटी करना सेंसर होएगी और ये भी गारंटी करना सुपरहिट भी होएगी। कहता जी इन्ना तेन यकीन है अपनी कोठरी बेच के बना लै। मैं वहाँ से स्टूडियो आया, एम स्टूडियो, वहाँ मेरा टाइम था, मेरा असिस्टेंट इरशाद साजिद वो इंतज़ार करता, पहले हसन नकवी साहब के वो चीफ थे, और मेरे एक दोस्त चिल्ली अब्दुल्ला चिल्ली आजकल बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। आमीन आमीन। मैंने उससे कहा चिल्ली यार तेरे पास कितने पैसे हैं? कहता क्यों? अरे कितने पैसे? और ये जहाज में 2700 रुपये तो 7000 मेरे को। मैं क्या यार फिल्म बनानी है तो हर कीमत पे बनानी, तू कुछ पैसे अरेंज कर सकता? चल जी मैं लाख रुपये का बंदा लाभ लेना। मैं कहा ठीक है। मैं कहा लाख रुपये मैं ला देना। सारे एक्टर कर ले उधार, रिलीज के पैसे अच्छा, दे, अपने पैसे किसी को नहीं दिए? नहीं दिए। मटेरियल उधार मलक इशफाक साहब ने दिए, ब्लैक एंड वाइट। वो उस आपको पता कंपनी भी दे देती थी। स्टूडियो की शिफ्टें भी उधार, एक्टर भी सारे उधार। अब प्रोडक्शन का खर्चा था 92,000 मेरा लगा। एक बशीर साहब थे, वो उसके दोस्त थे, उन्होंने लाख 1.5 लाख रुपये उन्होंने लगाया। हमारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी चली गई, वो फिल्म बन गई। वो फिल्म बाकी बैन हो गई, दोबारा भेजी फिर बैन हो गई, तीसरी दफ़ा भेजी फिर बैन हो गई, चौथी दफ़ा भेजी तो डॉक्टर सफदर महमूद थे चेयरमैन। तो उन्होंने ये क्या कि चिल्ली को कहा कि आज के बाद ये फिल्म ले लेना, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ ये फिल्म सेंसर नहीं होगी। 6 साल हो गए, हम खामोश हो गए। वो बख्शी साहब ने भी मजाक उड़ाया साहब ने, लेकिन दुख नहीं था कोई इतना। वो खैर सदर ज़ियाउल हक मरहूम ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स को वहाँ GH को बुलवाया। उसमें मैं भी था, यूनुस मलिक साहब भी थे, बंदर मुनीर साहब भी थे और सारे भी थे। गए तो हर एक को बोलने का ना 2-2 मिनट मिले, उसमें मुझे भी मिला। तो मैंने स्टेज पर जाते ही कहा, मैंने कहा सदर मोहतरम बात यह है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आपने एक जुमला बोला था रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद का इफ्तिताह करते हुए, आपने फरमाया था कि मैं रेडियो पाकिस्तान पर खुश हूँ, इसने मेरी कौम का रुख काबे की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा जी आपका ये जज्बा देख कर मैंने फिल्म लिखी और उस फिल्म में मैंने अपनी पूरी कौम को काबे के अंदर ले गया। लेकिन ये आपके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सफदर महमूद साहब, ये कहते हैं जब तक मैं जिंदा फिल्म सेंसर नहीं हो सकी, 4 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है। अगर आप फिल्म सेंसर नहीं करेंगे तो फिर ये जो आपको टोटे दिखाए जा रहे हैं ना, फिर यही फिल्में बनेंगी, फिर अच्छी फिल्म नहीं बनेगी। मैं नीचे उतर आया। उसके बाद जनाब ज़िया साहब उठे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब, हर एक की तकरीर को उन्होंने जवाब दिया। जब मेरी बारी तो उन्होंने कहा कि नासिर अली की जो फिल्म है कल इसको सेंसर सर्टिफिकेट दे। अगले दिन मैं गया तो हाँ मैंने देखा गाड़ियाँ फिल्म छारी। मैंने कहा कौन लोग हैं? कल जो सफदर महमूद साहब फिल्म चला रहे हैं। अब मुझे तो अंदर जाने की इजाज़त, मैंने बाहर बैठ गया। अब जब बाहर निकल तो मैं देखा दाढ़ी वाले लोग निकल रहे हैं, एक मौलवी, दूसरा मौलवी, तीसरा मौलवी, 17 मौलवी। उनमें अल्लामा साजिद नकवी, शिया भी, सुन्नी भी, बरेलवी भी, चिकड़ावी भी, देवबंदी, सारे सबका मुतफ़िक़ा फैसला था शाकिर साहब कि इस फिल्म का एक मकालमा और एक फ्रेम काटे बगैर पब्लिक को दिखाया जाए, जो फिल्म 6 साल से बनती है। लेकिन अल्लाह उनको अगर जिंदा है तो खुश रखे और उनको माफ़ करे, और अगर इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह उनको बल्कि रहमत करे, मेरी दुआ है। उन्होंने 3900 फुल फिल्म काट के बाकी फिल्म मुझे दी। वो 3900 फुल फिल्म हमने दोबारा लिंक मिलाए। फिल्म वो तो नहीं जो हमारी थी, लेकिन इसके बावजूद मेट्रोपोल में लगी और वो सुपरहिट हुई, और फिर मुझे बेस्ट राइटर को उसका नेशनल अवार्ड दिया गया। और शेख रशीद साहब मुझे अवार्ड देने आए। अवारी में फंक्शन था, हम गए थे, 25,000 रुपया भी था और वो मूर्ति भी थी, वो अवार्ड भी था। मुझे बुलाया शेख रशीद साहब ने, तो मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता। कहते जी कहे। मैंने माइक पकड़ा, मैंने कहा शेख रशीद साहब ये मेरी वो फिल्म है जिसको 7 साल आप लोगों ने ये कह के बंद रखा कि ये इस काबिल नहीं है कि पब्लिक को दिखाई जाए, और आज आप मुझे बेस्ट राइटर को उस फिल्म का अवार्ड देने के लिए आ गए। इतनी मुनाफिक हुकूमत का इनाम मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं अपने असिस्टेंट को दूंगा जिसने मेरी कहानी को अप्रूव किया और फिल्म बनाई। मैंने इरशाद साजिद को बुलाया, 25,000 रुपया उसे पकड़ाया, मुझसे पकड़ नीचे आ गया। उसके बाद तालीम नहीं ख़त्म हुई। वाह।
ये आदम थी। इसमें क्या था कि हीरा मंडी और शाही मस्जिद और शाही महल्ला आमने सामने थे। एक बदमाश उठता है, कहता है कि या शाही मस्जिद इतने नहीं होगी या शाही महल्ला नहीं होगा, कि अल्लाह के घर जो परौने आते हैं, अल्लाह के मेहमान नमाजी, उन्होंने सामने तुम कंजरियां बिठाई। वो फिर वो डायलॉग कहता भाशू ये नहीं हो सकता, कहता क्यों नहीं हो सकता, कहता ये साड़ी तारीखी यादगार है। कहता गल सुने, जे शहर को खूबसूरत करने मझां शहरों बाहर जा सकती हैं, बसां दे अड्डे पुट्टे जा सकते हैं, सब्जी मंडी पुट्टी जा सकती है, हीरा मंडी क्यों नहीं पुट्टी जा सकती। और उसके बाद हीरा मंडी बर्बाद हो गई। ये भी क्रेडिट अल्लाह की रहमत से मुझे, उसके बाद हीरा मंडी के कोठे खाली होना शुरू हो गए और वहाँ जूते बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये हीरा मंडी को बंद कराने के लिए हर आलम ने तकरीरें की, सबसे ज़्यादा मौलाना ताला शाह बुखारी ने तकरीरें की, लेकिन हीरा मंडी बंद होने की बजाय बढ़ती गई। ये आदम के बाद नहीं रही, क्योंकि उसमें एक डायलॉग था जिसे सुनने के बाद मुझे, रीमा की खाला थी, मैं कही तुम ऑफिस क्यों चलिया, कहती अड़िया तू छुड़ा था। मैं क्या क्यों, कहते सी 17 सीढ़ियाँ 18 मिलके थे फिल्म देखने चली गई। उस मां सलमा सलमा उसमें लगी थी फिल्म। कहती वो जो डायलॉग है, असं सानू साडा जिसम च कंबनी आ गई, पसीने आ गए, जिदे चो कहना कभी तू सोचा साहब बादल कंजरियां के कोठे अन्ने उच्चे हो गए कि कलामे पाक पढ़ने वाले थले होंगे ते उत्ते घुंघरू बजदे होंदे। वाह वाह, यानी एक शाकार फिल्म थी और क्लासिक फिल्म थी। नंबर 2 पे कौन सी फिल्म आपके हिसाब से नंबर 2 पे कौन सी होनी चाहिए? एक फिल्म थी मैंने जो अपना मसूद बल्ट के साथ बनाई, उस फिल्म का नाम था कर्ज। एक फिल्म बनाई मैंने यूसुफ मलिक के साथ, उसका फिल्म का नाम था 2 बीघा ज़मीन। दोनों के प्रोड्यूसर मियां सलीक साहब थे। ये दोनों फिल्में मुझे बहुत पसंद थी। 2 बीघा ज़मीन भी एक गरीब आदमी की और एक किराए के कातिल की फिल्म थी, जिसमें वो नाहक लोगों को कत्ल करता है। और जो कर्ज थी वो भी इसी किस्म की फिल्म थी कि एक आदमी पर एक किसान का कर्ज होता है, जुल्म होता है, उतार देता है। लेकिन मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा हसन नसरी साहब की फिल्म है तूफ़ान। तूफ़ान मुझे इंतहाई मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक फिल्म है, परफॉर्मेंस के हिसाब से, बैकग्राउंड म्यूज़िक के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से। उसमें एक फौजी जो पूरे अपने मुल्क की सरहदों के पास काट कर लड़ता है और टांग से गोली लगती है तो जख्मी होता है, रिटायर हो जाता है। उसकी बहन को ना हक एक आदमी रेप कर देता है। वो इंसाफ लेने की खातिर थानों में जाता है, पुलिस के पास जाता है, इधर घूमता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। आखिरकार वो उस कातिल का जो बड़ा खौफनाक होता है, मुस्तफा कुरैशी साहब ने डोगर का रोल किया था, बड़ा खौफनाक और बड़ा उसका हमने दहशत रखी थी। बहरहाल ये वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ बहन मिलती है, तो बहन ऊपर से छलांग मारती है तो बहन मर जाती है नीचे गिर के। हसन के साहब अल्लाह उनको करवट जनरल वेल में कहने लगे यार मैंने शूटिंग आज नहीं करनी। क्यों? ये बहन मर गई। मैंने रात सोचा बहन क्यों मरी। मैंने कहा यार रेप हो गई बहन, हर रोज़ हम दिखा रहे हैं वो रेप करता है अफजाल इनको। कहता बिल्कुल ठीक है, उसका कसूर क्या है? क्या वो किसी के साथ भाग गई? क्या वो किसी के साथ खुद अय्याशी करती थी? फिर तो हमारे शर्म के मर जाए ना यार। एक लड़की बेगुनाह उठा ली गई, उसके साथ जबरदस्ती उसको रेप करते हैं, वो क्यों मरेगी? मैं कहा जी हीरो की बहन है और हीरो अगर उसको लेके चलेगा तो लोग उसे लल्ला कहेंगे, बुरा मानेंगे। आज तक जितने भी हीरो हैं उनकी बहनें जो रेप हुई वो मरी हैं। कहता है इसका मतलब है आज तक जो कुछ होता रहा है इसका मतलब वो ठीक है। मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे कहता है तुम किस बात करना असल की वो ये सीन ऐसा लिखो कि लोग कहें कि इस लड़की को जिंदा रहना चाहिए। वाह। मैंने चैलेंज कबूल कर लिया, सारी रात बैठा रहा। सुबह की अजान के वक्त अल्लाह ताला ने अता किया मकाल में कि जब जाता दरवाज़ा खोलता तो सामने बहन है। उसने भाई को देखा एकदम मुँह जो दीवार की तरफ कर और धाड़े मार मार के रोना शुरू हुई, जिसका मतलब ये था कि मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखाने के काबिल नहीं। भाई आगे जाता उसको टन करके अपने चेहरे की तरफ करता है, हाथ जोड़ देती कहती मैं पैर सल के एनियाँ गोलियां दी। मैं आवाज़ सुनी खबरें किन्नी गोलियां चला के किन्ने बंदे मार देते नहीं, कुछ गोलियां मेरे सीने च मार के मैंने मार दे। मैं गुनाह मानदा ओ बोझा जिन्हों मोढे ते रख के तू बाहर निकलेंगे तो कदम कदम ते डिगेगा, तेनू भरा ताने दे के लोग मार देंगे।
कि किहो जी भैन नूं लाल लैके फिरदा वाह वाह कि पैर जलील कदी मैनू मार दे उन्होंने चुकला है। ये वो जुमला था, सुनिए आप। कहता ना सुनिए किसी मरदूद के हथों कलामे पाक डिग पवे, ना उहदे हरफ मिटते ने ना उहदी शान ते हरफ आंदा। तू मेरे लिए अज भी मरियम मुकद्दस है, मैं तेनू लैके हर उस पनाह दे बूहे दे गुल्लन गजे दे पिछे जवान पैना लैंदे। क्या बात, पूरे हाउस में क्या बात। वो फिर एक ये, और उसके बाद फिर एंड पे वो कहता है जिस वक्त उसको वो अदालत में बोलता है, वो सारे तमगे वापस करते हैं। कहता मैं लखा कतल किते बार्डर देते इस वतन की मिट्टी की खातर, इस वतन की इज्जत की खातर, तो तुसी हर कतल के बदले मेरे सीने से मेडल सजाते रहे। मेरी भैन कतल हो गई, मेरी भैन रेप हो गई, जो मैं बदला लैके एक बंदा मारिया, मैंने सजा देना चाहते हो, ये इंसाफ मैं नहीं मांग। यहाँ हमने फिल्म खत्म कर दी। जबरदस्त जबरदस्त। और तूफान भी एक उसके बेस्ट राइटर का अवार्ड, निगार अवार्ड भी मुझे मिला, और क्लासिक फिल्मों में भी उसको शुमार किया जाता है। और ये जितनी मैं आपको फिल्म बता रहा हूँ इन सब पे मुझे अवार्ड मिले, और सब क्लासिक फिल्में मेरे हिसाब से। चलें सर, अब हम जो लास्ट फिल्म है यानी नंबर 1 पे आपके हिसाब से कौन सी फिल्म होनी चाहिए? अब नाजरीन सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं कि नासिर अदीब साहब की 414 फिल्मों में से नंबर 1 फिल्म कौन सी है? सर आप बताएं। सारे एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर किसी ने किसी पर एहसान किया हो और कभी किसी ने उसको इज्जत दी हो, तो सारी ज़िंदगी इंसान उसके सामने झुक के रहता है, और जहाँ भी कहीं जिक्र होती है तो उसका जिक्र करता है। मेरा जिक्र, ये मेरी हर तकरीर, मेरा हर इंटरव्यू जो है, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, हसन अस्करी साहब से शुरू होता है जी, क्योंकि वो मेरे उस्ताद थे। हालांकि 84 के बाद मेरे साथ उन्होंने काम नहीं किया, काम का कोई लालच नहीं था, लेकिन मेरी हर इंटरव्यू उनकी तारीफ से शुरू होता था, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने मुझे राइटर लिया सर। और मेरी पहली फिल्म का उसने डायरेक्ट किया, और वो सुपर थी। उस फिल्म का नाम था वैशी जट, जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पूरी ट्रेड को उल्टा के रख दिया, और जितने राइटर थे उनको सुला के रख दिया, और नासिर अदीब को कहीं से कहीं अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। लिहाजा आज भी मेरे नज़दीक नंबर 1 वही है, और आखिरी दम में भी मेरे साथ में नंबर 1 वही होगी, और डायरेक्टर भी नंबर 1 हसन अस्करी होगा। और आपने जो वैशी जट जिस वक्त लिखी थी, उस वक्त समझें कि इस ट्रेंड सेटर ये फिल्म थी, तो आपको उस वक्त लगता था कि ये ट्रेंड सेट हो जाएगा? और हसन अस्करी साहब ने उस लेवल की उसमें डायरेक्शन दी थी, मतलब जिस तरह आपने लिखा। आप उस फिल्म को देखें, पंजाबी फिल्म के हिसाब से उससे बड़ी और उससे कंप्लीट फिल्म मेरे हिसाब से कोई नहीं है, इवन मौला जट भी नहीं है। अच्छा, सही पंजाब का कल्चर और ऐसी टेकिंग हसन अस्करी साहब की कि आप अश कर उठेंगे। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। और राही साहब के लिए ऐसे मकालमे, और राही साहब ने ऐसा किरदार किया कि कमाल कर। उनके लिए भी कहा जाता है कि राही साहब के भी करियर के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई। टर्निंग पॉइंट था, और मुझे ये तो नहीं पता था कि ये फिल्म मुझे इतनी इज्जत देगी या ट्रेंड बदल देगी, लेकिन इतना मुझे यकीन था कि मैंने बहुत अच्छी फिल्म लिखी है, और अल्लाह ताला ने मुझे बेपनाह इज्जत दी, उस फिल्म को भी बेपनाह इज्जत दी। और अगर वो फिल्म, उस फिल्म का प्रोड्यूसर अगर सरवर भट्टी होता मिसाल के तौर पर, तो वो फिल्म आज भी सलमों में चल रही है। अच्छा, यानी उस वक्त एक मखसूस बजट था उसका। उस वक्त बजट की बात नहीं थी, उस वक्त जो है ना शौक किसी प्रोड्यूसर को मेरी फिल्म चले, मैं इसको चलाऊं, इसके लिए कुछ करूं, पब्लिसिटी करूं, ये करूं, वो उस प्रोड्यूसर में जो वैशी जट का प्रोड्यूसर था वो शौक नहीं था। उसने फिल्म उसकी हिट हुई, उसको पैसे आ गए, उसने एक बिल्डिंग बनाई, अल्लाह खैर। यानी आपकी जो वैशी जट है वो आपके हिसाब से नंबर 1 आपकी फिल्म है। सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे जो टॉप 10 का आज हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके हवाले से आपने अपनी फिल्में बताई, और आपने ये भी बताया कि यूँ तो सारी ही फिल्में मतलब मेरे लिए अजीज़ हैं, लेकिन उनमें से 10 फिल्में चुन के बताई, और उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इस
टॉप 10 सिलसिले को पसंद करेंगे और स्पेशली नासिर अदीब साहब यानी आपकी टॉप 10 फिल्मों को बहुत ज़्यादा सराहेंगे। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने टाइम दिया, और क्योंकि आजकल आप बिज़ी भी हैं, फिल्में लिख रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे फिर ऐसी ही एक नशिस्त होगी। थैंक यू। थैंक यू।